नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व के इतिहास में औद्योगिक क्रांति के विषय में अध्ययन करेंगे। औद्योगिक क्रांति का अर्थ, इसमें औद्योगिक क्रांति का काल, औद्योगिक क्रांति से पूर्व की स्थिति, क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति का स्वरूप जैसे कृषि के क्षेत्र में विकास, परिवहन एवं संचार में सुधार, उद्योग में क्रांति, आर्थिक सिद्धांत एवं नीति, औद्योगिक क्रांति के परिणाम आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक। अठारहवीं सदी के मध्य तक मानव ने सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में जो प्रगति की थी, उसमें उसका अपना श्रम तथा पशुओं का श्रम ही सक्रिय रहा। 1750 ईस्वी के आसपास शक्ति चालित मशीनों का निर्माण शुरू हो गया, जिनके द्वारा पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन आ गया। अब हाथ का श्रम गौण हो गया। घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया, जहां बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा। हजारों किसानों ने अपने खेतों को छोड़कर कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। सार्वजनिक जीवन और शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन आ गया। इन सभी परिवर्तनों का आधारभूत कारण औद्योगिक क्रांति था। फिर औद्योगिक क्रांति का अर्थ, विश्व के आर्थिक इतिहास में क्रांति शब्द का विशेष महत्व है। सामान्यतः ये शब्द रक्त रंजित विद्रोह या विप्लव अथवा हिंसात्मक विस्फोट का संकेत देता है, जिससे राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, जैसा कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति तथा 1917 में रूस की क्रांति में हुआ। परंतु चूंकि अधिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्राय धीमी होती है, अतः उसमें रातों रात परिवर्तन संभव नहीं होता। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र में जो मौलिक तथा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उनसे उत्पादन की पद्धतियों, मात्रा तथा संगठन में आमूलचूल परिवर्तन हो गए और आर्थिक जगत में नए युग का सूत्रपात हुआ। इसीलिए नए परिवर्तनों को क्रांति की संज्ञा दी गई है। इतिहासकार डेविस का मत है कि औद्योगिक क्रांति का मतलब उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के उपायों को छोड़कर बड़ी मात्रा में बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। दूसरे शब्दों में औद्योगिक क्रांति उद्योगों और उपज संबंधी वह क्रांति है जिसने श्रम का सामूहिक रूप में उपयोग किया, परंतु उसका लाभ श्रम करने वालों को नहीं, अपितु पूंजी लगाने वाले चंद लोगों को ही मिला। प्रोफेसर ए बिर्नी ने उपयुक्त परिवर्तनों के संदर्भ में लिखा है कि इसके अंतर्गत परिवर्तन इतने गहरे एवं व्यापक थे, गुण एवं दोषों के अनोखे सम्मिश्रण में इतने दुखदायी तथा भौतिक उत्थान और सामाजिक त्राण के संयोग में इतने नाटकीय थे कि उन्हें क्रांतिकारी कहना ही उचित है। वस्तुतः इन परिवर्तनों के लिए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नोल्ड टाइनबी ने किया था। इस संबंध में श्रीमती एल.सी. नोवेल्स ने लिखा है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र थी, वरन इसलिए कि पूर्ण होने पर यह परिवर्तन पूर्णतया मौलिक थे। इतिहास के एक अन्य विद्वान साउथगेट ने लिखा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उद्योगों को ऐसे महत्वपूर्ण एवं व्यापक परिवर्तनों से गुजरना पड़ा, जिसके कारण इन परिवर्तनों को संयुक्त रूप से औद्योगिक क्रांति कहा जाने लगा। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन पद्धति, संगठन तथा प्रबंध में जो मौलिक परिवर्तन हुए, उन्हें सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति कहा जाता था। औद्योगिक क्रांति का काल, औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु विकास की एक निरंतर प्रक्रिया है जो आज भी जारी है। इसके अभ्युदय में अनेक तत्वों और परिस्थितियों का सहयोग रहा। इतिहासकारों में औद्योगिक क्रांति के काल के संबंध में मतभेद है।
प्रोफेसर हेप इसका काल 1550 से 1890 बताते हैं, जबकि अर्नोल्ड टाइनबी इसका काल 1760-70 से 1830-40 निर्धारित करते हैं। श्रीमती नोवेल 1770 से 1914 बताती है। अनेक अर्थशास्त्री इसका काल 1760 से 1914 स्वीकार करते हैं और इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। उनके अनुसार 1760 से 1830 के समय को इसका प्रथम चरण मानना चाहिए, जिससे विभिन्न प्रकार के आविष्कार तथा कारखाना पद्धति का विकास हुआ, और 1830 से 1914 के समय को इसका दूसरा चरण मानना चाहिए, जबकि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, विविधता, जटिलता और यातायात तथा व्यापारिक क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ। अब प्रश्न उठता है कि आखिर औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या क्या परिवर्तन हुए। पहली बात तो यह है कि उत्पादन का जो काम पहले मानवीय हाथों के द्वारा किया जाता था, वह अब मशीनों से किया जाने लगा। शुरू में इन मशीनों को जल शक्ति से चलाया जाने लगा, बाद में वाष्प शक्ति से और फिर विद्युत शक्ति से। मशीनों के निर्माण के लिए पहले लोहे का प्रयोग किया गया और फिर इस्पात का उपयोग किया जाने लगा। कृषि के क्षेत्र में भी पशुओं के स्थान पर मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। मशीनों का प्रयोग बड़े बड़े खेतों में ही लाभदायक होता था, अतः छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए गए। अभी तक किसान लोग थोड़ी सी पूंजी के सहारे कृषि कर्म करते आ रहे थे। मशीनों तथा बड़े कृषि फार्मों के चलन से अब कृषि के क्षेत्र में भी पूंजी का महत्व बढ़ने लगा। यातायात के साधनों में अभूतपूर्व प्रगति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि हुई। उपयुक्त परिवर्तनों के साथ साथ औद्योगिक क्रांति का विस्तार होता चला गया। औद्योगिक क्रांति से पूर्व की स्थिति, यूरोप की सामान्य स्थिति। 18वीं सदी के शुरू में यूरोप में सामंती व्यवस्था का दबदबा था। उद्योग धंधों का नियंत्रण गिल्ड पद्धति द्वारा किया जाता था। सामंती व्यवस्था में सर्वसाधारण को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। सामंतों को अपने किसानों तथा दासों पर पूरा अधिकार था और ये लोग भी अपने स्वामी की सेवा एवं उसके आदेशों का पालन करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। किसानों को अपने स्वामी के अनेक काम बिगाड़ में करने पड़ते थे। मजेदार बात तो यह थी कि सामंत की स्वीकृति के बिना किसान अपना गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह स्थायी रूप से नहीं बच सकता था। इसी प्रकार की स्थिति उद्योग धंधों में थी। व्यापार वाणिज्य कम होता था और जो कुछ भी होता था वे भी गिल्ड्स यानी संघों के नियंत्रण में था। प्रत्येक उद्योग एवं व्यवसाय का अपना एक गिल्ड संघ होता था और उस संघ के सदस्यों को ही उस धंधे को करने की अनुमति दी जाती थी। औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 8-10 वर्ष तक किसी निपुण कारीगर की सेवा में रहना पड़ता था। वह अपना स्वतंत्र कारोबार नहीं कर सकता था। संक्षेप में आर्थिक स्वतंत्रता का सर्वथा अभाव था। इंग्लैंड की स्थिति, 18वीं सदी के मध्य तक इंग्लैंड मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश था। उसकी 77% जनता प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से अपनी जीविका चलाती थी। कृषि की स्थिति बहुत अधिक संतोषजनक नहीं थी। कृषि के पुरातन तरीकों, खुले खेतों की पद्धति, भूमि का उपखंड तथा विभाजन, देश की केवल 5% जनसंख्या उद्योगों में लगी हुई थी। लोहा, इस्पात, ऊनी, सूती वस्त्र उद्योग, कोयला तथा अन्य उद्योग अपने वर्तमान रूप में नहीं पाए जाते थे। ज्यादातर उत्पादन कार्य कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता था। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में लोहे उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, कागज छपाई, सीसा, तांबा उद्योग तथा कुछ अन्य उद्योग विकसित हो चुके थे। 1750 ईस्वी तक इंग्लैंड उद्योग के क्षेत्र में समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। औद्योगिक विकास तथा यातायात साधनों के विकास में प्रगति की गति काफी मंद रही, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार का अधिक विकास नहीं हो पाया।
इसकी तुलना में आंतरिक व्यापार अधिक था। व्यापार वाणिज्यवादी सिद्धांतों पर आधारित था। 1700 ईस्वी में कुल निर्यात जहां 70 लाख पौंड औद्योगिक विकास तथा यातायात साधनों के विकास में प्रगति की गति काफी मंद रही, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार का अधिक विकास नहीं हो पाया। इसकी तुलना में आंतरिक व्यापार अधिक था। व्यापार वाणिज्यवादी सिद्धांतों पर आधारित था। 1700 ईस्वी में कुल निर्यात जहां 70 लाख पौंड था, वहां 1760 तक बढ़कर 145 लाख पौंड हो गया था। परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण अब इंग्लैंड का व्यापार यूरोपीय देशों के साथ कम होता जा रहा था और उपनिवेशों के साथ बढ़ता जा रहा था। औपनिवेशिक व्यापार में वृद्धि से जहाजरानी उद्योग को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला। 18वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड में यातायात के साधन अत्यंत अविकसित अवस्था में थे। सड़कों की दशा दयनीय थी। स्थल यातायात काफी खर्चीला, धीमा तथा खतरे अवस्था में थे। सड़कों की दशा दयनीय थी। स्थल यातायात काफी खर्चीला, धीमे एवं खतरे से परिपूर्ण था। 1660 से 1760 के मध्य आंतरिक जल मार्गों का विकास की दृष्टि से नदियों को गहरा किया गया था तथा नहरों का निर्माण किया गया। फिर भी विशेष प्रगति संभव नहीं हो पाई। 1696 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड की आबादी लगभग 55 लाख थी। 1760 ईस्वी में यह बढ़कर 90 लाख हो गई। देश की लगभग 70% आबादी गांवों की थी और 30% शहरों की थी, परंतु अब अनुपात उल्टा हो गया। अब शहरों की आबादी 80% हो गई और गांवों की आबादी 20% रह गई। समाज में दो वर्गों, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग की प्रधानता थी। उत्पादन की घरेलू पद्धति होने के कारण नियोजक तथा नियोजित के आपसी संबंध अच्छे थे। मजदूरों का अधिक शोषण नहीं होता था, इसलिए वर्ग संघर्ष का जन्म नहीं हो पाया। भूमिपतियों का ब्रिटिश संसद में प्रभुत्व था। व्यापारी, उद्योगपति तथा महाजनों का संसद में प्रतिनिधित्व न होने से उनके हितों की सुरक्षा पर कम ध्यान दिया जाता था। उद्योगों तथा व्यापार के विकास में सरकार की रुचि प्रेरणास्पद नहीं कही जा सकती। उपनिवेशों का शोषण करना सरकारी नीति का उद्देश्य था। प्रोफेसर कोल के शब्दों में, औद्योगिक क्रांति के पूर्व इंग्लैंड एक व्यापारिक दृष्टि से उन्नत तथा औद्योगिक प्रगति में प्रेरणास्पद था, न कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत एवं व्यापारिक खोज करने वाला राष्ट्र। क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से ही क्यों हुआ? प्राय यह प्रश्न पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, किसी अन्य देश से क्यों नहीं हुआ। इस संबंध में ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी देश में औद्योगिक क्रांति के लिए मुख्य रूप से 5 बातें महत्वपूर्ण होती है: प्राकृतिक साधन, पूंजी एवं कुशलता, विस्तृत बाजार, औद्योगिक प्रभुत्व तथा राजनीतिक शांति और सामाजिक सहयोग। संयोगवश इंग्लैंड में इन 5 बातों के साथ साथ वहाँ के लोगों में वाणिज्यवादी दृष्टिकोण, आविष्कारों के प्रति रुचि और समृद्धि के लिए लगन मौजूद थी। इंग्लैंड के मुकाबले हॉलैंड में भी औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक परिस्थिति विद्यमान थी। वे काफ़ी समृद्ध देश था, परंतु उसके पास लोहे और कोयले का अभाव था। इसके अलावा 18वीं सदी के पूर्व उसने यूरोपीय युद्धों में भाग लेकर अपने आप को काफ़ी क्षति पहुंचाई। इसी प्रकार जहां तक उद्योग एवं व्यापार का सवाल है, फ्रांस इंग्लैंड से काफ़ी आगे था। इंग्लैंड के मुकाबले उसकी जनसंख्या भी बहुत अधिक थी। उसके पास प्राकृतिक साधनों की भी कमी नहीं थी, परंतु वाणिज्यवादी दृष्टिकोण एवं लगन के अभाव तथा क्रांति जनित दीर्घकालीन युद्धों के कारण वहाँ औद्योगिक क्रांति पहले नहीं हो पाई। प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक कारणों में इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण एक तरफ तो वह शेष संसार से पृथक है और दूसरी तरफ संसार के निकट संपर्क में भी है। इंग्लैंड चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है, इसलिए वे बाह्य आक्रमणों से काफी सुरक्षित है। संसार के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने से उसे विदेशी व्यापार में आसानी सफलता मिली। इंग्लैंड की समशीतोष्ण जलवायु तथा स्वास्थ्यप्रद वातावरण ने यहाँ के लोगों को कठिन परिश्रम तथा बौद्धिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया। इंग्लैंड का समुद्र तट न केवल 7,000 मील लंबा है, अपितु इतना कटापटा है कि सुरक्षित खाड़ियाँ तथा उत्तम बंदरगाहों का अपने आप निर्माण हो गया। गल्फ स्ट्रीम की गर्म सामुद्रिक धारा के कारण इंग्लैंड का पूर्वी किनारा हमेशा व्यापार के लिए खुला रहता है। प्रकृति की कृपा से इंग्लैंड में कोयला, लोहा तथा जल शक्ति के स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लोहा और कोयला के साथ साथ और पास मिलने से लोहे एवं इस्पात उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग मिला। कच्चे माल की पूर्ति के लिए इंग्लैंड के पास उपनिवेशों की कमी नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक परिस्थितियों ने औद्योगिक क्रांति को आहूत करने में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया। आर्थिक कारण। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण हो चुका था। लोहा, ऊन तथा जहाज निर्माण उद्योग विकसित अवस्था में थे। विदेशी व्यापार से अधिक मुनाफा कमाने की दृष्टि से संयुक्त पूंजीवादी कंपनियों तथा बैंकिंग व्यवसाय का भी विकास हो चुका था। इंग्लैंड के लोगों में नए आविष्कारों के प्रति भी रुचि थी, क्योंकि इंग्लैंड में श्रमिकों का अभाव था। अतः बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिकाधिक यंत्रों और मशीनों के प्रयोग तथा नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त पूंजी होना आवश्यक होता है। 16वीं सदी के शुरू से ही इंग्लैंड के लोग सामुद्रिक लूटमार, दास व्यापार तथा विदेशी व्यापार वाणिज्य से काफी धनी बनते जा रहे थे और कारखानों में धन लगाने वाले लोगों की कमी नहीं थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के नेतृत्व में इंग्लैंड की बैंकिंग व्यवस्था ने भी पूंजी संचय और विनियोग को संभव बनाया। वैज्ञानिक आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में विशेष भूमिका अदा की। 1760 ईस्वी तक इंग्लैंड के विदेशी व्यापार का क्षेत्र काफी विस्तृत हो चुका था। कच्चा माल देने के लिए बहुत से उपनिवेश थे और इंग्लैंड तैयार माल के बहुत से ग्राहक भी थे। स्थानीय करों से मुक्त होने के कारण इंग्लैंड का आंतरिक व्यापार भी बढ़ता जा रहा था। इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति भी अजेय थी। उसके व्यापारियों को विश्वास था कि इस शक्ति द्वारा उनके व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा की जा सकेगी। इसके साथ साथ सड़कों, नहरों तथा नदियों में जल यातायात का विकास होने से न केवल आंतरिक व्यापार में वृद्धि हुई, बल्कि श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि और कारखानों में निर्मित माल को समुद्र तट तक भिजवाने और वहां से विदेशों में आए कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाने में भी सुविधा हो गई। इंग्लैंड में श्रमिकों की कमी थी, परंतु कुशल एवं योग्य श्रमिकों में इस कमी को पूरा करने में काफी सहयोग दिया। यूरोप के अधिकांश देशों में आंतरिक शांति का अभाव था, इसलिए वहां के बहुत से कुशल एवं अनुभवी श्रमिक भागकर इंग्लैंड में आ गए। इससे इंग्लैंड को लाभ भी हुआ। इंग्लैंड के लोगों में विस्तृत व्यापार के संगठन की दक्षता एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन की कुशलता भी थी और इसी कारण वे समस्त संसार के साथ व्यापारिक संपर्क करने में समर्थ रहे। उनकी इस कुशलता ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। औद्योगिक विकास के लिए व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता काफी महत्वपूर्ण होती थी। 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में एक भयंकर महामारी काली मृत्यु का प्रकोप हुआ, जिसने लाखों लोगों के प्राण ले लिए। इसके फलस्वरूप इंग्लैंड में किसानों और मजदूरों की अत्यधिक कमी हो गई। परिणाम स्वरूप भूमिपतियों को किसानों के साथ
उदारतापूर्वक व्यवहार करना पड़ा। फिर भी परिस्थिति का लाभ उठाकर हजारों किसानों ने गांव छोड़कर मजदूरी की तलाश में नगरों का रास्ता पकड़ा। इससे नगरों में मजदूरों की संख्या बढ़ गई। किसान लोग अपनी अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार विभिन्न काम धंधे करने लगे। परिणाम स्वरूप शहरों में गिल्ड पद्धति का नियंत्रण ढीला पड़ गया। इस परिस्थिति का लाभ उठाया नए प्रशिक्षित कारीगरों ने। उन्होंने अपने स्वतंत्र उद्योग स्थापित करने शुरू कर दिए। इस प्रकार इंग्लैंड में व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता का सूत्रपात हुआ, जो औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य है। इंग्लैंड के औद्योगिक विकास में वहां की सरकार की आर्थिक नीति का भी योगदान रहा। सरकार ने उद्योग धंधों के विकास के लिए विदेशी माल में इंग्लैंड में आयात तथा वहां के कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगाई। भारतीय वस्तुओं पर 70 से 80% आयात कर लगाया तथा भारतीय सूती कपड़े पर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि ब्रिटिश वस्त्र उद्योग को भारी धक्का लग सकता था, सरकार की संरक्षण नीति से भी औद्योगिक विकास को बल मिला। कुछ विद्वान उनके अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारतीय पूंजी बड़ी मात्रा में इंग्लैंड में भेजी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों तथा अधिकारियों द्वारा बंगाल में अत्यधिक धन लूटकर इंग्लैंड में उद्योग धंधों के विकास में लगाया। इससे औद्योगिक विकास की गति बढ़ गई। पता नहीं राजनीतिक कारण। इंग्लैंड में राजनीतिक स्थायित्व, शांति व्यवस्था ने भी औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने में योगदान दिया। 1688 की महान क्रांति के बाद जिन सुदृढ़ सिद्धांतों पर इंग्लैंड के संविधान को आधारित किया गया, उससे आंतरिक शांति बनी रही। वालपोल की कुशल नीति ने इंग्लैंड के राजनीतिक एवं वित्तीय स्थायित्व को और भी अधिक बल प्रदान किया। इन दिनों जबकि यूरोप के अन्य देश गृह युद्धों तथा बाह्य आक्रमणों से आतंकित रहे, इंग्लैंड में घरेलू शांति तथा व्यवस्था कायम रही, जिससे व्यापार तथा उद्योगों का विकास संभव हो पाया। श्रीमती नोवेल ने लिखा है कि ब्रिटेन की राजनीतिक सुरक्षा इतनी अच्छी थी कि लोग बड़े उद्योगों में आवश्यक स्थायी पूंजी लगाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे। दूसरी बात यह है कि जहां यूरोप के अन्य देशों में कृषक दास प्रथा प्रचलित थी, वहीं इंग्लैंड के लोगों ने इस घृणित प्रथा से बहुत पहले ही मुक्ति मिल चुकी थी। कृषक दास भूमि से बंधा रहता था और इसलिए वे कारखानों आदि में काम नहीं कर पाता था। इंग्लैंड के लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल चुकी थी और वे अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते थे। इससे व्यक्तिगत साहस को बढ़ावा मिला और औद्योगिक क्रांति की सफलता संभव हो गई। उदार सामाजिक एवं धार्मिक वातावरण। औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड का सामाजिक तथा धार्मिक वातावरण भी औद्योगिक विकास के अनुकूल था। मध्य युग की जड़ता और कट्टरता लगभग समाप्त हो चुकी थी। लोगों में शिक्षा का प्रसार हो चुका था और वहां के लोग आर्थिक समृद्धि के लिए विकासशील दृष्टिकोण अपना चुके थे। इंग्लैंड के लोगों में नए आविष्कारों तथा नई उत्पादन पद्धतियों को अपनाने में विशेष रुचि थी और वे वैज्ञानिकों तथा आविष्कारकर्ताओं को सक्रिय सहयोग देते थे। इस प्रकार के जन सहयोग से भी औद्योगिक क्रांति में सफलता मिली। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात क्यों हुआ, इस संबंध में हेमंड ने लिखा है कि इन महत्वपूर्ण आविष्कारों के प्रारंभ होने से पूर्व इंग्लैंड में वाणिज्य के अनुकूल सरकार, मुक्त आंतरिक व्यापार, समृद्ध एवं विकासशील वस्त्र उद्योग, जिसका निर्मित माल महाद्वीप यूरोप को निर्यात होता था, जिसके विस्तृत व्यापार संबंध थे, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां थी और उन्नत बैंकिंग व्यवस्था थी। इन सब के सामूहिक परिणाम स्वरूप ही इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था। अब नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति के कारण।
इंग्लैंड में ही औद्योगिक विकास का सूत्रपात क्यों हुआ? इस प्रसंग में हम औद्योगिक क्रांति के मूल कारणों, नंबर 1 है किसानों की बदली हुई स्थिति, नंबर 2 है प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा गिल्ड्स के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कारोबार करना, नंबर 3 है श्रमिकों की उपलब्धि, और चौथा है आर्थिक स्वतंत्रता का सूत्रपात की चर्चा कर चुके हैं। अतः यहाँ पुनः उनकी चर्चा न कर कुछ अन्य सहयोगी कारणों का उल्लेख करेंगे जो निम्नलिखित है। पुनरुत्थान और भौगोलिक खोजें। नंबर 1, पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप मानव में नूतन उत्साह एवं प्रेरणा का जागरण हुआ। ज्ञानवर्धक शिक्षा तथा भौगोलिक खोजों की पूर्व पीठिका में भी पुनरुत्थान दृष्टिगोचर होता है। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप यूरोपवासी दूसरे देशों के संपर्क में आए, दूसरे महाद्वीपों में नई नई बस्तियां बसाई गई और इन बस्तियों के साथ व्यापार वाणिज्य शुरू हुआ, परंतु इसके लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन की आवश्यकता का अनुभव हुआ। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए अनेकों मशीनों तथा यंत्रों का निर्माण तथा आविष्कार किया गया। इस प्रकार पुनरुत्थान औद्योगिक क्रांति का एक कारण बन गया। नंबर 2 है जनसंख्या में वृद्धि। यूरोप की जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि भी क्रांति का एक कारण बनी। जो जो यूरोप की जनसंख्या बढ़ती गई, त्यों त्यों रोटी रोजी की समस्या भी बढ़ती गई, क्योंकि अब कृषि के द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजी देना संभव नहीं था। अतः अधिकाधिक लोग उद्योग धंधों की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी बात यह थी कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग भी बहुत अधिक बढ़ गई थी। बढ़ती हुई मांग ने मनुष्यों को औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन दिया। इससे उद्योग धंधों का विकास हुआ। नंबर 3 है रहन सहन के स्तर में वृद्धि। जो जो मनुष्य की सुविधाएं मिलती गई, त्यों त्यों उसके रहन सहन का स्तर भी उन्नत होता गया। इससे उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ी। बढ़ती हुई आवश्यकताओं से औद्योगिक विकास को बहुत बल मिला। वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि ने भोग विलास की सामग्री का सृजन किया। अमीर लोग जिनके पास धन का अभाव नहीं था, अपनी शान शौकत बढ़ाने की खातिर अत्यधिक मात्रा में वैभव विलास की वस्तुएं खरीदने लगे। इस प्रकार मांग बढ़ती गई और बढ़ती हुई मांग के साथ साथ औद्योगिक विकास भी होता गया। नंबर 4 है फ्रांसीसी क्रांति का योग। फ्रांसीसी क्रांति ने भी औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के निमित्त संपूर्ण यूरोप को युद्ध में धकेल दिया। इस उलझन को सुलझाने का भार इंग्लैंड पर पड़ा। इंग्लैंड को न केवल अपने सैनिकों की अपितु अपने साथी देशों के सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ा। इसके लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करना आवश्यक हो गया। युद्ध समाप्ति के बाद इंग्लैंड में बेकारी फैल गई। इस बेकारी को दूर करने का एकमात्र उपाय था उद्योग धंधों का विकास करना। इससे उत्पादन बढ़ा। अब तैयार माल को खपाने के लिए दूसरे देशों के बाजार ढूंढने पड़े, कच्चे माल की मंडियां ढूंढनी पड़ी, उपनिवेश बसाने पड़े। इस प्रकार एक के बाद एक समस्या आती गई, जिसका हल औद्योगिक क्रांति से ही किया जा सकता था। नंबर 5 है व्यापारी वर्ग। पुनरुत्थान के कारण व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। सामंती व्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वासों का प्रभाव समाप्त हुआ। इन सब परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप व्यापारी वर्ग का अभ्युदय हुआ। ये वर्ग पर्याप्त धनी था और अपने धन को उत्तरोत्तर उत्पादन और फलते धनोपार्जन में लगाना चाहता था। इसके लिए आवश्यक था कि वे उन अन्वेषकों की मदद करें जो अपनी खोजों से उनके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने में योग दे सकते थे। इस प्रकार नए नए यंत्रों की खोज का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे औद्योगिक क्रांति के विकास में बहुत सहयोग मिला। नंबर 6 है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता की भावना ने भी औद्योगिक विकास में सहयोग दिया। प्रत्येक देश के निवासी यही चाहते थे कि उनका देश अन्य देशों की तुलना में अधिक उन्नतिशील बन जाए।
उनके देश के साम्राज्य का विस्तार हो, परंतु इन सब के लिए अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी, क्योंकि अब उन्नति का मार्ग बदल गया था। अब आर्थिक प्रगति के सहारे ही शक्ति संपन्न बनना जा सकता था। फलते महान राष्ट्रों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इस दौड़ में वही राष्ट्र आगे बढ़ सकता था जो अधिक से अधिक उत्पादन करने में समर्थ हो। इंग्लैंड ने जो विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, उसकी सफलता का एक प्रमुख कारण यही था। इस प्रकार हमने औद्योगिक क्रांति की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसके बारे में, औद्योगिक क्रांति का अर्थ, औद्योगिक क्रांति का काल, औद्योगिक क्रांति से पूर्व की स्थिति और क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, और औद्योगिक क्रांति के कारण, इनके विषय में विस्तार से अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम औद्योगिक क्रांति का स्वरूप, जैसे कृषि के क्षेत्र में विकास, परिवहन एवं संचार में सुधार, उद्योग में क्रांति, आर्थिक सिद्धांत एवं नीति, फिर औद्योगिक क्रांति के परिणाम, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।